Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about ecosystem functions. Now, first of all, what is an ecosystem? Ecosystem is any physical space in which the biotic components they are live together with abiotic components. Now, biotic components they constitute all the living organism, whether it can be the prokaryotic organisms or eukaryotic organisms, and abiotic components they constitute the abiotic components or non-living objects such as air, water, wind, then nutrients, soil, pH, temperature, pressure. These all are called as the abiotic components. Here the biotic components they are interacting with abiotic components, or we can say they depend upon abiotic components. So this system in which the biotic and abiotic components they are live together, or we can say they are interacting with each other, is called as a ecosystem. Now in the on the basis of energy, ecosystem is an open system of energy. अब यहाँ पे क्या है, the ultimate source of energy in for all the ecosystem is called as a solar energy. So यहाँ पे जो solar energy है इसको यूज करके जो plants है ये यहाँ पे photosynthesis करते हैं. तो जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है तो वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ग्लूकोज और अदर शुगर मॉलिक्यूल्स, देन प्रोटीन्स, फैट्स. तो सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन होती है. अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फूड चेन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, एंड देन प्रोड्यूसर्स दे फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स, और वी कैन से द प्राइमरी कंज्यूमर. सो जो प्राइमरी कंज्यूमर है इट डिराइव इट्स फूड फ्रॉम प्लांट्स, और वी कैन से प्रोड्यूसर्स. उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसको सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करते हैं, देन इसको टर्शरी कंज्यूमर फीड करते हैं. अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे फूड कंपोनेंट्स बन रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यही सभी ट्रॉफिक लेवल्स की फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. तो अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में बन रहा है. अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो यहाँ पे फूड की प्रिपरेशन नहीं होगी, और ये जो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स हैं इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, और या फिर हम बोल सकते हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई हियर सोलर एनर्जी, और वी कैन से सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. और ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे इकोसिस्टम है ये ओपन सिस्टम ऑफ एनर्जी है. मीन्स जो ओपन सिस्टम का मतलब है कि जो एनर्जी है ये यहाँ पे दो सिस्टम्स में एक्सचेंज हो रही है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम ऑफ एनर्जी. अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. सो इट्स फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिविटी, then energy flow, then decomposition and finally nutrient cycling. Now सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about the productivity. प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया. मींस एक पर यूनिट एरिया में टोटल कितने बायोमास की प्रोडक्शन हुई है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी. अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी दो टाइप्स की हो सकती है. हमने अभी देखा कि यहाँ पे दो तरीके जो फूड चेन रन करती है इसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं. तो जो अर्थ पे यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन है इट इज डन बाय द प्रोड्यूसर्स. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो हैं ये प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं. सो दैट्स वाई जो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसका मतलब है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स. मींस प्लांट्स ने कितनी बायोमास की प्रोडक्शन की है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. उसके बाद अगर हम सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, और वी कैन से इट एज अ कंज्यूमर्स. तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है ये सेकेंडरी लेवल पे आता है. सो दैट्स वाई जो प्रोडक्शन जो बायोमास की प्रोडक्शन कंज्यूमर कर रहा है उसे हम कंसिडर करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. अब यहाँ पे दो और टर्म्स हैं विच इज कॉल्ड द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सबसे पहले है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल फिक्सेशन ऑफ एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस. मींस यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इन्होंने सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को इसकी फिक्सेशन से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन की है इसकी टोटल प्रोडक्शन को हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंड इज कॉल्ड एज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस से बायोमास की प्रोडक्शन होती है विच इज इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. तो जितनी भी यहाँ पे बायोमास की प्रोडक्शन होती है, अब ये जो बायोमास प्रोडक्शन जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है,
अब हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं ये एक तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और सेकेंडली जो प्लांट्स हैं इनमें रेस्पिरेशन भी होती है। जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस मींस यहाँ पे फूड प्रोडक्शन, ओके। और रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्राइमरीली ग्लूकोज, इसको प्लांट्स ब्रेक डाउन करते हैं, और इसमें से जो एनर्जी इसकी ब्रेक डाउन से निकलती है उसको एटीपी की फॉर्मेशन में यूज करते हैं। मींस जो प्लांट्स हैं, अब ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है इसमें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन ये ग्लूकोज को डायरेक्टली इसकी एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी यूकारियोट की कैटेगरी हो, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, या कोई भी, इवन जो प्रोकैरियोट्स हैं ये भी। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो ग्लूकोज के बॉन्ड्स में जो एनर्जी है, ग्लूकोज इज C6H12O6, तो इसके बॉन्ड्स में एनर्जी होती है। जो ग्लूकोज है इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो ये जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं इनमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो अब ये वाले बॉन्ड्स को जब हम तोड़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम यहाँ पे एडीपी प्लस पीआई को जो है इनको ज्वाइन करके इनसे एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। तो जो एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है इसे हम बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इनमें भी सिमिलरली फोटोसिंथेसिस हो रही है, और उसके बाद अब इनको अपनी लाइफ प्रोसेसेस को भी एक्टिवेट करना है, और उसके लिए इनको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी विच इज कॉल्ड दी एटीपी। तो यहाँ पे आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस जो भी एनर्जी बच रही है इसे हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मीन्स इसका मतलब है कि जितनी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रही है, मीन्स जितना टोटल बायोमास बन रहा है, माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, जो रेस्पिरेटरी लॉस यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज जब भी हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है, लेकिन यहाँ पे कुछ एटीपी यूज भी होते हैं इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में जो एटीपी, जो एनर्जी लॉस हो रही है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। सो हियर दिस इज कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसमें फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन दोनों ही काउंट होते हैं, इसमें हम कोई भी रेस्पिरेटरी लॉस को काउंट नहीं करते। सो हियर कम्स ओनली द फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन वाली जितना भी टोटल बायोमास है इसको सम टोटल ऑफ बायोमास को हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे उसके बाद एक टर्म है कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे प्लांट है, या फिर आप सपोज करो कि यहाँ पे एक मैंगो फार्म है, तो मैंगो फार्म जो है ये मैंगोस प्रोड्यूस करता है। तो जब एक बार यहाँ पे मैंगोस राइप हो जाएंगे तो इनकी हार्वेस्टिंग होगी। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है ये क्या बचेगा, यहाँ पे मैंगोस को हमने हार्वेस्ट कर लिया, तो ट्री में लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं या स्टेम्स हैं, ये सब कुछ अब बच गया आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो जो बायोमास का पोर्शन बचता है आफ्टर कंजप्शन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, इसे हम बोलते हैं कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। सो कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ बायोमास इन प्राइमरी प्रोड्यूसर आफ्टर द कंजप्शन ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर। अब अगर हमें प्रोडक्टिविटी को काउंट करना है तो प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे मेजर किया जाता है बहुत ही एक आसान एक्सपेरिमेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है इट इज कॉल्ड द फाइटोप्लैंक्टन्स। सो फाइटोप्लैंक्टन्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन और वी कैन से इन वाटर बॉडीज। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे ये काउंट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉन्ड है और इसमें इतना जो है ये फोटिक जोन है, मींस इतना जो लेवल है इसमें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होती है। फोटिक जोन का मतलब है कि इतना जो जोन है इसमें लाइट पेनिट्रेट हो रही है, और अगर लाइट पेनिट्रेट होगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये मींस इतना फोटोसिंथेटिक जोन है। अब इसमें से कोई भी एरिया हमें सिलेक्ट करना है, सपोज ये एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया और इसमें से हमने क्या करना है, वाटर को कलेक्ट करना है 2 बॉटल्स में। सपोज ये जो है दिस इज कॉल्ड द लाइट बॉटल एंड दिस इज कॉल्ड द डार्क बॉटल। अब जो हमने यहाँ पे वाटर कलेक्ट किया है, वाटर में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स,
और डिफरेंट उसमें कंज्यूमर्स भी प्रेजेंट होंगे। अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इस वाटर में हमने जो है ये सब प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने दोनों बॉटल्स को सील करना है यहाँ से, फिर जो लाइट बॉटल है इसको ऐसे ही रहने देना है, लेकिन जो डार्क बॉटल है इसको इस तरीके से फॉइल पेपर से रैप कर दिया चारों तरफ से, ताकि जो लाइट है ये इसके अंदर पेनिट्रेट ना हो पाए। उसके बाद हमने क्या किया कि जो दोनों बॉटल्स हैं इनको सेम जगह पे इस जोन में हमने प्लेस कर दिया। लेट्स सपोज कि आफ्टर 1 आवर और 2 आवर दोनों बॉटल्स को कलेक्ट किया गया, और जो पहले हमने यहाँ पे बॉटल्स कलेक्ट की थी इसमें जो इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है इट इज 8 mg पर लीटर इन दिस लाइट बॉटल, एंड सेम जो इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है डार्क बॉटल में ये भी यहाँ पे 8 mg पर लीटर है यहाँ पे। उसके बाद जब हमने इस जोन में बॉटल्स को प्लेस किया और आफ्टर 1 और 2 आवर कलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेजर किया गया कि जो फाइनल ऑक्सीजन यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है इट इज 10 mg per liter in light bottle and it is here 5 mg per liter in dark bottle final oxygen concentration। तो यहाँ पे जो फाइनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ये दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? अब जो बॉटल जिसको हमने रैप किया है इसमें लाइट पेनिट्रेट नहीं होगी, अगर लाइट पेनिट्रेट नहीं होगी तो मींस इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लेकिन रेस्पिरेशन तो होगा, बिकॉज रेस्पिरेशन से जो प्लांट है ये अपने आप को सर्वाइव कंडीशंस में रखते हैं। तो अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो प्लांट्स एनर्जी को कैसे प्रिपेयर करेंगे और अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कैसे रेगुलेट करेंगे? तो रेस्पिरेशन इसमें हो रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। अब ये जो एनर्जी यहाँ पे गई है मींस पहले 8 mg है और अब 5 mg है, इतना जो है इसमें रेस्पिरेटरी लॉस हुआ है। अगर हम यहाँ पे लाइट बॉटल में देखें तो लाइट बॉटल में कोई भी हमने फॉइल पेपर से उसको रैप नहीं किया, तो इस जोन में हमने इसे प्लेस किया है, तो इस जोन में फोटोसिंथेसिस भी होगी और जो प्लांट्स है ये अपनी लाइफ प्रोसेसेस को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे रेस्पिरेशन भी करेगा। तो मींस लाइट बॉटल में फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन दोनों ही हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें यहाँ पे रेस्पिरेशन ही हो रही है। तो मींस जो यहाँ पे डार्क बॉटल है इसमें रेस्पिरेटरी लॉस होगा। सो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी लॉस है इन डार्क बॉटल इट इज इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन डार्क बॉटल माइनस फाइनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन डार्क बॉटल। तो इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे 8 mg पर लीटर है और फाइनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे 5 mg पर लीटर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 mg जो है पर लीटर इट इज अ रेस्पिरेटरी लॉस। तो यहाँ से हम रेस्पिरेटरी लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है इससे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि जो लाइट बॉटल है अब इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो इससे ही हम यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है लाइट बॉटल में, माइनस यहाँ पे फाइनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है लाइट बॉटल में, इससे एनपीपी काउंट होगा, कैलकुलेट होगा। तो इनिशियल इज 8 mg पर लीटर एंड फाइनल इज हेयर 10 mg per liter. So here is net primary productivity is only 2 mg per liter because यहाँ पे जो है ये इसमें भी जो रेस्पिरेशन है रेस्पिरेशन तो दोनों में सेम ही होगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो रेस्पिरेटरी लॉस जो है वो इसमें लाइट बॉटल में भी 3 mg है, और अगर 3 mg को हम निकालें तो यहाँ पे 2 mg ही बचता है। और या फिर इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन माइनस फाइनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है लाइट बॉटल में। उसके बाद अगर हमें कैलकुलेट यहाँ पे करना है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों बॉटल्स को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो फाइनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ये लाइट बॉटल में कितनी है, माइनस फाइनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है ये डार्क बॉटल में कितनी है। तो फाइनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो लाइट बॉटल में है इट इज 10 mg पर लीटर और हेयर फाइनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन लाइट बॉटल इज 5 mg पर लीटर। सो यहाँ पे 5 mg पर लीटर जो है इट इज
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज एनर्जी फ्लो। तो जो इकोसिस्टम है इसमें एनर्जी फ्लो होता है बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, और जो एनर्जी फ्लो है ये बेसिकली फूड की फॉर्म में होता है। सो यहाँ पे जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं इनमें फूड जो है ये ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो है ये दो थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को फॉलो करता है। फर्स्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स जो एनर्जी है इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसकी कोई भी फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती या फिर इसकी डिस्ट्रक्शन भी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं, ये सोलर एनर्जी को यूज करते हैं यहाँ पे और इसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये जो है ये फिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स हो गए। तो जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ना जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ये फीड करते हैं दूसरे सभी ट्रॉफिक लेवल्स को जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इसकी कोई क्रिएशन नहीं हो रही, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बॉडी में बन रहे हैं जैसे कि प्लांट की बॉडी में जो बन रहे हैं इसको ये डायरेक्टली इससे जो एनर्जी है इसको डिराइव नहीं कर सकता, बिकॉज जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे है ये ओनली एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जैसे कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन होती है और इसके बॉन्ड्स में जो एनर्जी है ये यहाँ पे इस एनर्जी को हम यूज करते हैं एटीपी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से जो जो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके अकॉर्डिंग एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है इससे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। सेकंड इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी जो प्रोसेस है ये 100% एफिशिएंट नहीं होती। यहाँ पे जो कुछ एनर्जी है जब ये ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में तो इसमें से कुछ एनर्जी जो है ये हीट की फॉर्म में लिबरेट होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हम 10% रूल यूज करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे प्रोड्यूसर्स हैं इससे जो कंज्यूमर में जो सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफर होगी ये ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, बाकी की एनर्जी हीट में चली जाएगी। उसके बाद इससे जो सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफर होगी ये भी ओनली 10% ही होगी। मीन्स इस 10% का भी 10% जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर में पास होगा और उसके बाद ये जो इसमें 10% अब आया इसका भी आगे 10% जो है ये टर्शरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगा। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद अगर हम एनर्जी फ्लो मॉडल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सोलर एनर्जी इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम और वी कैन से फॉर द अर्थ। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज करके जो प्रोड्यूसर्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिक्स करते हैं इनटू वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये बायोमास की प्रोडक्शन करते हैं प्लांट में, या फिर इसे ही हम बोलते हैं बायोमास। अब जितना भी यहाँ पे बायोमास क्रिएट हो रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जैसे हमने पहले भी देखा था। तो ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसमें से प्लांट्स जो हैं ये कुछ जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको एटीपी की ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे। तो ये जो एटीपी की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कुछ एनर्जी जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में लॉस होगा इसका, सो ये रेस्पिरेशन में चली जाएगी और आफ्टर रेस्पिरेशन जो प्लांट की एनर्जी बचती है यहाँ पे बायोमास जो बचता है इसे हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है तो यहाँ पे 10% लॉ फॉलो हो रहा है। मीन्स कुछ एनर्जी जो है ये लाइफ के प्रोसेसेस को मेंटेन करने में जाएगी और कुछ इसमें से हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी और बाकी की जो यहाँ पे 10% बची है ये आगे हर्बीवोर में इनकॉर्पोरेट होगी। तो जो हर्बीवोर्स हैं ये यहाँ पे प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो हर्बीवोर्स हैं ये यहाँ पे ये भी रेस्पिरेशन करते हैं बिकॉज जो भी इनकी लाइफ एक्टिविटीज हैं इनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सभी ट्रॉफिक लेवल्स में हैं ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को यूज करते हैं।
तो इसलिए ये जो भी बायोमास कंज्यूम करते हैं इसको पहले इसकी एनर्जी को एटीपी में ट्रांसफॉर्म करते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे भी रेस्पिरेशन होगी। उसके बाद जो हर्बीवोर्स हैं इनको कंज्यूम करते हैं कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी को यूज करेंगे। उसके बाद इनको फाइनली कंज्यूम करते हैं टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर, और ये भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हर एक जो ट्रॉफिक लेवल है इसमें रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रही है और सम टोटल ऑफ ऑल इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे जो हर एक ट्रॉफिक लेवल है इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, तो जिनकी डेथ हो जाएगी ये डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में है, तो ये सभी डीकम्पोजिशन में यहाँ पे जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन डिटेल। I will give you link in description box, please follow that link. उसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन में हमने अभी देखा कि जो यहाँ पे डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर है इसको जो है कंज्यूम करते हैं डीकम्पोजर्स, इसको यहाँ पे ये ब्रेक करते हैं। तो जो यहाँ पे डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर है इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं इनटू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इनमें इनको ब्रेक करते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं ये दोबारा से सॉइल में चले जाएंगे और सॉइल से इनको प्लांट्स अपटेक कर लेंगे। तो जब इस तरीके से ये दोबारा से प्लांट्स इनको अपटेक करते हैं तो इसे हम बोलते हैं रीसप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इकोसिस्टम। लास्ट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो ये भी इकोसिस्टम का एक फंक्शन ही है। अब यहाँ पे अब तक हमने देखा था कि जो इकोसिस्टम है सबसे पहले इसमें एनर्जी फ्लो होती है प्लस इसमें मैटर भी फ्लो होता है। जो इकोसिस्टम में मैटर फ्लो होता है it is in the form of different elements. So different elements are called the nitrogen, carbon dioxide, water, phosphorus, sulfur, etc. तो यहाँ पे अगर हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करें तो इट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ मैटर और वी कैन से मूवमेंट ऑफ एलिमेंट थ्रू अ सिस्टम। अब जो अर्थ है ये एक सिस्टम है, इसमें डिफरेंट यहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो इस सिस्टम के थ्रू जब एलिमेंट्स जो हैं इनकी मूवमेंट होती है या साइक्लिंग होती है तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर के अंदर होती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो है दो तरह के न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल एंड सेकंड इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। जो यहाँ पे गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल है इसका प्रीडोमिनेंट फेज और या फिर हम बोल सकते हैं जो डोमिनेटिंग फेज है इसका वो गैसियस फेज होता है। तो इसमें सभी गैसेस आएंगी। यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट रिजर्वोयर है इट इज एटमॉस्फेयर। तो वो यहाँ पे साइकिल्स जो कि एटमॉस्फेयर में डोमिनेटली जो है ये सर्कुलेट होते हैं इसे हम बोलते हैं गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। अब दूसरे हैं यहाँ पे सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। इनके लिए जो डोमिनेंट रिजर्वोयर है इट इज अ लिथोस्फेयर। अब जो लिथोस्फेयर है इट इज अ अर्थ क्रस्ट और इसमें डिफरेंट रॉक्स होती हैं। और अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस और सल्फर की बात करें तो ये रॉक्स में प्रेजेंट होता है, रॉक्स में अकम्युलेट होता है। तो जो भी फॉस्फोरस एंड सल्फर कंटेनिंग रॉक्स हैं जब इनकी वेदरिंग होती है तो यहाँ पे ये साइकिल जो है ये रिपीट होता है या फिर इसकी मूवमेंट होती है। तो ऐसा साइकिल जिसमें कि लिथोस्फेयर एक प्रेडोमिनेटरी फेस हो इसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। इसमें दो एग्जांपल्स हैं, फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज साइकिल्स इन डिटेल ऑन माय चैनल। आई विल गिव यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फॉलो दैट लिंक फॉर मोर डिटेल्स. So this is all about the ecosystem functions or functions of ecosystem. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.